हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5, 3 एंड 2 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए जो सीरीज चला रखी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस सीरीज़ का लेक्चर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखिए 3 अप्रैल 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हम इस सीरीज़ में कर क्या रहे हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो रिसेंट वाले पेपर्स हैं उनमें से हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं और लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है 90 मीटर है। तो कह रहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये वो लाइट हाउस है और कह रहा है इसके दोनों ओर दो जहाज़ हैं। तो मान लेते हैं एक इधर साइड में है और एक दूसरी साइड में है, ठीक है। और देखिए दोनों साइड अलग अलग कोण है, यानी कि एक साइड तो है 30 डिग्री और दूसरी साइड है 45 डिग्री और लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है 90 मीटर। बस ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा, मैं जैसे समझाता हूँ। मान लेते हैं देखिए ये तो आपका 90 डिग्री है। अगर ये 45 है तो इसका मतलब बचा हुआ एक ट्रायंगल का दूसरा एंगल भी 45 बचा। अगर 90 के सामने 45 के सामने 90 है तो इस 45 के सामने भी 90 होगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपकी 90 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इस दूसरी वाली ट्रायंगल की बात करते हैं तो अगर ये एंगल 30 है तो इसका मतलब ये दूसरा एंगल 60 है, ठीक है। तो आपको रेशियो पता होनी चाहिए। 30 के सामने होता है आपका 1 और 60 के सामने होता है आपका √3, ठीक है। अब देखिए अगर एक की वैल्यू 90 है तो इस √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90√3, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस होगी 90√3। तो अब कह रहा है टोटल डिस्टेंस पूछिए हमसे, ठीक है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछिए ना, तो निकाल दीजिए। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी, देखिए 90 ये है और 90√3 है। तो 90 प्लस में 90√3, 90 आप कॉमन ले सकते हैं तो आपका बचेगा अंदर √3 प्लस में 1। ये आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है 0.002 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए ये तो इजी सा क्वेश्चन है भाई। 0.002 और कितने के 0.12 के कितने परसेंट के बराबर है। परसेंटेज के लिए आप पहले तो गुना में 100 लिख दीजिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है, यानी 1 के बाद 3 जीरो। और इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर आ जाएगा 1 के बाद 2 जीरो, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी, इस जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 5/3, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। AB एक अर्धवृत्त का व्यास है, C पहले बना लेते हैं। देखिए एक अर्धवृत्त दे रखा है हमें, मान लेते हैं ये वो अर्धवृत्त है, ठीक है। और ये दे रखा है हमें, इसका व्यास दे रखा है AB, ठीक है। CAB पर स्थित एक ऐसा बिंदु है AC बराबर 6 है। मान लेते हैं C कोई बिंदु है और कह रहा है AC बराबर ये 6 है, 6 सेंटीमीटर। D अर्धवृत्त पर स्थित कोई बिंदु एक ऐसा है कि CD AB पर लंब है। मान लेते हैं D कोई बिंदु इस अर्धवृत्त पर है और कह रहा है ये CD है, ये लंब है इस पर, ठीक है। और कह रहा है CD की लंबाई 9 है, ठीक है। तो कह रहा है अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप इसको मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एक छोटी सी प्रॉपर्टी।
वो क्या होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री गिवन है। तो हम एक छोटी वाली त्रिभुज ए सी और डी, यानी कि देखिए ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है किसके, पूरी ट्रायंगल ए बी डी के। कैसे, देखिए भाई एक एंगल 90 का है, इस छोटी वाली में 90, बड़ी वाली में 90, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। और तीसरा एंगल अपने आप बराबर, तीसरा एंगल क्या है आपका, तीसरा एंगल बड़ी वाली में, छोटी वाली में तो ये है जिसको अल्फ़ा मान रहा हूँ मैं, और बड़ी वाली में है ये, ठीक है। ठीक है, आप देखिए, आप इस वाली भुजा ए डी को निकालिए पहले। ये कितनी निकलेगी, 6 6 36 और 9 9 81, अंडर रूट में आपका बनेगा 81 प्लस में 36 यानी कि 117। ये बनेगा आपका अंडर रूट में 117, ठीक है। अब आप देखिए छोटी वाली त्रिभुज में 90 के सामने कितना है, इसको आप जो आपको निकालनी है उसको आप x मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए छोटी वाली त्रिभुज में 90 के सामने क्या है, अंडर रूट में 117, और बड़ी वाली त्रिभुज में 90 के सामने क्या है आपका, ये पूरा 6 प्लस में x है भाई, ये 6 और ये x है, तो यानी 6 प्लस में x बराबर, देखिए छोटी वाली त्रिभुज में अल्फ़ा के सामने कितना है 6, और बड़ी वाली त्रिभुज में अल्फ़ा के सामने कितना है, ये रहा आपका अंडर रूट में 117, ठीक है। अब आप क्रॉस करिए तो एक तरफ तो आ जाएगा 117, दूसरी तरफ आ जाएगा 36 प्लस में 6x, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा आपका 6x बराबर, देखिए 7 में से 6 गया तो 1, 11 में से 3 गया तो 8, 3 से काटेंगे तो x बराबर आएगा हमारा 27 × 81, 3 दूनी 6, यानी कि आएगा आपका 13.5, ठीक है। अब देखिए ये तो है 6 और ये आई है हमारी 13.5, तो टोटल पूछी है इसने, अर्धव्यास की लंबाई पूछी है ना, तो टोटल कितने हो जाएगी, 13 और 6 19.5, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, या तो आप जनरल तरीका लिख लीजिए, या फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसके लिए, शॉर्टकट ट्रिक। आप लिखिए क्या, जैसे हमारा 1498 है, तो आप इसको लिख लीजिए, एक तरफ 14 और एक तरफ 98 अलग अलग, ठीक है, और बीच में छोड़ दीजिए कुछ स्पेस। अब देखिए इधर तो आप करिए इस 14 का स्क्वायर, और इधर करिए आप इस 98 का स्क्वायर, ठीक है। 2 डिजिट का स्क्वायर आपको निकालना आना चाहिए। मैं इसके ऊपर भी आपके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगा कि किस तरीके से हम शॉर्टकट में निकालते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो 14 14 196 होता है, वो तो हमें पता है, ठीक है, फिर भी मैं आपको इसका तरीका करके बताता हूँ शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं। 14 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 14 का स्क्वायर निकालना है तो आप पहले करिए 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर करिए 16, हासिल का 1, फिर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दिए, 1 चौका 4, 4 दूनी 8 और 1 हासिल का था 1 9, और फिर इस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 एकम 1, तो यानी 196, ठीक है। 14 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 196। अब मैं आपको 98 का करके दिखाता हूँ। तो पहले मैंने बताया 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, हासिल का 6, फिर आप तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 और 6 150, हासिल के 15, फिर आप इस 9 का स्क्वायर करिए, 9 9 81, 81 और 15 96, ठीक है। अब आप देखिए, अब जो ट्रिक है उसको समझिए, क्या है कि इसमें से आप लास्ट के 2 डिजिट लिखिए, ठीक है, और हाँ बीच में आपको लिखना पड़ेगा 2ab, जैसे हम फॉर्म में लिखते हैं ना, a की 2 प्लस b की 2, हम कर क्या रहे हैं इसमें, a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं जैसे, वैसे कर रहे हैं। तो a की 2
प्लस में बी की 2 प्लस में 2ab। जैसे 2ab लिखते हैं तो एक तरह 2 गुना में 14 गुना में 98, ठीक है। तो इसको गुना करिए आप, 98 दूनी 2 अट्ठे 16, 2 9 18 और 1 19 गुना में 14, 14 छीन 84 हासिल 8, 14 नम्मा 126 और 8 134 हासिल 13, 14 गुना 14 और 13 27, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 2744 आ गया यहाँ। देखिए समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी आपको प्रैक्टिस होगी, करेंगे तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट लीजिए, लिख दीजिए 04, ठीक है। ये मान लेते हैं कैरी है। उसके बाद इसके लास्ट के 2 डिजिट को आप इन, और ये 2 डिजिट है, इसको ऐड करिए, 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1, ठीक है। 9 और 4 9 और 4 13 और 1 14 का 4 हासिल का 1, ठीक है। अब देखिए जो ये 2 हैं ये कैरी है, इसको और 1 हमारा हासिल का है, तो ये कितना बन जाएगा 27 28 बन जाएगा। अब आप इनको ऐड करिए, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 19 और 2 21 और 1 22, आगे आपका 22 44 004, यही आपका यहाँ गिवन है, ठीक है। बाकी बहुत तरीके हो सकते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 9:5 है। अनुपात क्या गिवन है हमें, 9:8:5, ठीक है। और देखिए जो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 9 है, तो ये 50 पैसे के सिक्के हैं, और फिर 25 पैसे के, और फिर 10 पैसे के, और हमें जो कुल धनराशि दे रखी है वो 317.5 दे रखी है। तो आप देखिए, अगर एक चीज़ समझिए कि अगर 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो आपके टोटल रुपए कितने बन गए, 9 पंजे 45, यानी कि 4.5 रुपये। 25 पैसे के ये 5 है और ये 6 है, सॉरी, ठीक है। तो 25 पंजे 125, तो ये बनेगा आपका 1.25 रुपये बनेंगे, ठीक है। ये हमारे रुपए में है। और 10 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो 0.60 पैसे बनेंगे, ठीक है, यार कि 0.60 रुपये बनेंगे। अब आप इनको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो कितना बनेगा आपका, 5 का 5 आ जाएगा, और 6 और 2 8, 8 5 13 का 3 हासिल 1, और 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 6.35 आपके रुपये बनेंगे, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 317.5। हमसे पूछा क्या है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं जी, आपके 5, तो 5 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखिए 317.5 है, ये वैल्यू है 6.35 की, और हमसे पूछिए 5 की वैल्यू। अब देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए आप गुना में ऊपर 100 कर दीजिए, और इस पॉइंट को हटाने के लिए बटे में 10 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 0 से 1 0, 5 से काटिए, 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब 12 दूनी 24, यानी कि ये इससे कटेगा आपका 25 बार। आप गुना करके देख सकते हैं, 25 गुना में 10, आपका आंसर आ जाएगा 250, ठीक है। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ए बी और सी डी एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, जहां ए बी 6 सेंटीमीटर, सी डी 8 सेंटीमीटर और ए बी पैरेलल है सी डी के। तो बना लेते हैं। देखिए मान लेते हैं ये वो वृत्त है, और मान लेते हैं ये इसका व्यास है, और एक दे रखी है इसने ए बी 6 और सी डी 8, ठीक है जी। देखिए मान लेते हैं ये ए बी है और ये सी डी है, और दोनों ये आपस में पैरेलल भी हैं। इसका मतलब ये जो हमारा व्यास है उसके भी पैरेलल है। मान लेते हैं इसका सर्कल का सेंटर है ओ। क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी गिवन है हमें
इनके बीच की दूरी हमें गिवन है 7, ठीक है। और वृत्त का केंद्र चतुर्भुज ABCD के आंतरिक भाग में स्थित है। मान लेते हैं भाई ये चतुर्भुज भी बना रखा है, तो वो तो ऑलरेडी चतुर्भुज ही है हम, ठीक है, यानी ABCD, ठीक है, स्थित है। मान लेते हैं ये ओ अंदर स्थित है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये टोटल हमें गिवन है 6, और हमें पता है कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो इसका मतलब ये 3 3 हो जाएगी। और ये टोटल 8 है, तो इसका मतलब ये 4 4 हो जाएगी, ठीक है। और इनके टोटल बीच की डिस्टेंस अगर 7 है, तो मैं थोड़ी देर के लिए ये मानता हूँ कि भाई अगर ये 3 है तो ये 4 और 3 मान के देखूँ, जो हमें टोटल 7 गिवन है, तो इसका मतलब 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। अब दूसरे में सेटिस्फाई करके देखते हैं। अगर ये 3 है, ठीक है, अगर ये 4 है तो ये 3 बचा, ठीक है, और ये 3 है तो ये 4 ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब हमारी रेडियस कितनी बनी 5। इसका मतलब हमारी जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी 5। ये हमारा आंसर था, ठीक है, ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमें गिवन है x बराबर ये और y बराबर ये, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो देखिए बड़ा इजीली हम इसको कैसे करेंगे कि पहले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो हमारा x प्लस वाई आएगा, √5 से √5 कट जाएगा प्लस माइनस, तो 3 और 3 6। अब आप इनके दोनों की गुना कर दीजिए, ठीक है। गुना करेंगे तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a की 2 माइनस बी की 2, यानी 3 3 9 में से 5 जाएगा, तो यानी कि 4, ठीक है। अब आप करिए क्या, इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 6 6 36, देखिए बराबर x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, और देखिए xy की वैल्यू हम कितने निकाल चुके हैं 4, तो ये कितना बन जाएगा 8, ठीक है। और 8 को अगर आप इधर लाएंगे तो माइनस का होगा 8, ठीक है। तो हमारा बनेगा x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 36 में से 8 गई तो कितना बचेगा 28। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 2 वर्गों का परिमाप 48 और 60 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। देखिए इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं आपको बगैर डायग्राम के भी समझा सकता हूं, पर थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डायग्राम बना के बता देता हूं। अब क्या कह रहा है, इसका हमें पेरीमीटर दे रखा है 48। तो देखिए अगर इसकी साइड में x मानता हूँ, इसकी साइड में y मानता हूँ, इसकी साइड में मान लेते हैं z मानता हूँ, ठीक है। तो हमें पता है हमारा जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू में साइड होता है, तो 4x बराबर इसका मान लेते हैं 48 दे रखा है पेरीमीटर, इसका दे रखा है 60, ठीक है। तो ये 48 है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 12, ठीक है। और इसका अगर हमें 4y बराबर 60 दे रखा है तो साइड कितनी आ जाएगी 15, ठीक है। ये 12 आ गई, ये 15 आ गई। अब क्या कह रहा है, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो आप मुझे बताइए इनका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका हो जाएगा 12 12 144, यानी कि इसका एरिया होगा 144, इसका एरिया होगा आपका 15 15 225। अब कह रहा है इसका एरिया कितना होगा, इन दोनों का अंतर गिवन है भाई, 5 में से 4 गया तो 1, और 22 में से 14 गए तो 8, तो इसका मतलब इसकी साइड कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी आपकी 9। अब कह रहा है इसका पेरीमीटर बता दीजिए, तो पेरीमीटर आपका हो जाएगा 4 गुना 9 चौक 36। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन 2। मैं आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 17.5, 42 और 14 का HCF बताइए। तो देखिए तीनों में आपको 7 कॉमन दिख रहा है, 7 दूनी 14, 7 6 42, और 7 से ये भी कट रहा है, ठीक है। तो 7 तो आ गया, बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, तो आप भी 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए।
कह रहा है P प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक काम को 10 दिन में कर सकता है। इसका मतलब P टोटल कितना ले रहा है, 10 × 60, और Q 10 घंटे काम करके 9 दिन में, यानी 10 × 9 90। तो आप टोटल वर्क मान लीजिए कितना, 180, दोनों का एलसीएम। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, P की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 × 18 यानी कि 3, Q की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। अब क्या कह रहा है, P और Q दोनों एक साथ मिलकर 6 घंटे काम करके कितना समय लगेगा। तो देखिए टोटल वर्क है 180, और दोनों की एफिशिएंसी है 5 की एफिशिएंसी से 6 घंटे काम करके कितना समय लगेगा, 5 × 30, 3 × 18 यानी कि 6। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये हमें गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए। 7 प्लस में 2√5 अपॉन में 11 प्लस में 3√5, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो बनेगा हमारा 11 माइनस में 3√5 अपॉन में 11 माइनस में 3√5। ठीक है, और ये गिवन है हमें a प्लस में b√5 के। अब देखिए इनकी आप गुना करिए, गुना करेंगे तो देखिए 11 × 7 = 70, प्लस में माइनस में आएगा 21√5, फिर आप 2 की करेंगे तो 11 दूनी 22√5, और 2 × 6 = 30, तो बनेगा माइनस का 30 अपॉन में 11 11 121 माइनस में 3 × 9 9 × 5 = 45। ठीक है, ये गिवन है हमें a प्लस में b√5 के। अब देखिए 77 में से 30 गया तो बनेगा हमारा 47, 22 में से 21√5 गया तो बनेगा हमारा प्लस का √5 अपॉन में नीचे बचेगा आपका 11 में से 5 गए तो 6, 11 में से 4 गए तो 7, बराबर a प्लस में b√5। अब देखिए अगर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो अगर आप इनको अलग अलग लिखें तो एक तो बनेगा हमारा 47 अपॉन में 76 प्लस में √5 अपॉन में 76। ठीक है, अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि भाई 47 अपॉन में 76 क्या है, हमारी a की वैल्यू है। ठीक है, तो a बराबर आएगा हमारा 47 अपॉन में 76, और यहाँ से b की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ कितना है, √5 को आप छोड़ दीजिए अलग, तो यहाँ 1 अपॉन में 76। ठीक है, ये हमारे आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखने में इतना आपको कठिन लग रहा होगा, ये क्वेश्चन इतना कठिन है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्या गिवन है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको लिख के बताता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, लगा दीजिए। ये क्या गिवन है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में देखिए ये क्या है आपका a × a यानी कि a स्क्वायर, प्लस में ये क्या है b × b यानी कि b का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका होल स्क्वायर खोलिए, कितना बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, बाकी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो और ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए अपॉन में ये है ये आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखिए इससे तो ये कट जाएगा, अब आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो आप लिख दीजिए 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और नीचे है आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 2। ये आपका आंसर है। अब आप मुझे बताइए क्या इनकी कहीं ज़रूरत पड़ी, जो ये आपको गिवन है वैल्यू, कहीं नहीं, बस फॉर्मूला था ये, तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक बेलनाकार टंकी की धारिता, यानी कि हमें वॉल्यूम दे रखा है,
38,500 लीटर। अगर हमारा 38,500 लीटर में है तो इसका मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा वॉल्यूम, यानी कि 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 38.5। ठीक है, ये क्या है हमारा मीटर क्यूब। कह रहा है यदि इसकी ऊंचाई 4 मीटर है तो आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बेलनाकार टंकी का, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का मान 22/7 इंटू में आर हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर इंटू में ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 4 बराबर 38.5। मैं पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पन्ने 55। ठीक है, और कट रहा है कहीं 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो बनेगा हमारा आर स्क्वायर बराबर 7 की क्रॉस करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, नीचे होगा हमारा देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7/4, बट हमसे आर नहीं, हमसे तो व्यास पूछा है, यानी कि ट्वाइस ऑफ आर पूछा है, तो बनेगा 7/4 गुना में 2, यानी कि 7 का आधा कितना होता है 3.5 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगर 12 सेंटीमीटर के आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक तरल भरा हुआ है, इस तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर के आधार व्यास और 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई की शंक्वाकार आकृति वाली छोटी बोतलों में भरा जाना है। कटोरे को पूर्णतया खाली करने के लिए ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोनों का वॉल्यूम, ये यानी कि जो अर्धगोले का वॉल्यूम है उसको आप इस शंक्वाकार से भाग दे दीजिए, आपके नंबर्स निकल जाएंगे, संख्या निकल जाएगी, कितने कटोरे भरे जाएंगे। तो देखिए अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 2/3, मैं बगैर डायग्राम बनाए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितने के बना है आपको 12, तो 12 की 3 बार गुना करिए 12 क्यूब। ठीक है, अपॉन में शंक्वाकार टंकी की जो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1 अपॉन में 3 है, मैं 3 को ऊपर लिख रहा हूँ, मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूँगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है भाई 3 है वो व्यास, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो ठीक है 3/2 2 बार लिखेंगे तो मैं 2 को ऊपर लिख रहा हूँ, इंटू में 3/2, 2 को फिर ऊपर लिख रहा हूँ, 2 बार लिख दिया मैंने 3/2, इंटू में ऊंचाई कितनी है 4। ठीक है 4। अब आप इसको काट लीजिए, देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा, 1 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, 3 से 4 बार, 3 से 4 बार कितना बनेगा आपका 4 चौक 16, 16 दूनी 32 गुना में 12। ठीक है, 32 गुना में 12 गुना करिए, 12 दूनी 24, हासिल का 2, 12 तिया 36 और 2 38, 384 बोतलें भरी जा सकती हैं। आंसर होगा हमारा 384, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है 900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर 1134 हो जाती है, तो इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिला 234। भाई 900 की 1134 बन रहा है तो ब्याज मिला 234 का, तो यहाँ से हम रेट निकाल लीजिए पहले। तो प्रिंसिपल 900 गुना में दर हमें निकालनी है, समय दे रखा है 4 साल, अपॉन में 100 बराबर हो रहा है हमारा कितना 234। ठीक है, तो देखिए 2 0 से 2 0 और 9 से काटिए इसको, 9 दूनी 18, बचे 5, 9 छिंग 54, 2 बार और 13 बार, इसका मतलब हमारी रेडियस कितनी आ गई 13/2 यानी कि 6.5। ठीक है %। अब क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो 900 की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब आप देखिए भाई 900 की धनराशि इसमें 3% की वृद्धि कर रहा है तो कितना बन जाएगा 9.5%। ठीक है, तो मूलधन गुना में दर हो जाएगी हमारी 9.5 गुना में समय कितना है वही 4 साल, अपॉन में 100,
ये कितना आ जाएगा हमारा SI। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं बटे में एक जीरो रख देता हूँ, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से कटेगा 19 पंजे 95 और 2 से कटेगा 2 बार। ठीक है, 19 दूनी 38 गुना में 9 आएगा, गुना करिए 9 8 72 7 9 ते 27 और 7 34 342 आ गया हमारा ब्याज। अब कह रहा है कितनी अमाउंट हो जाएगी, तो प्रिंसिपल था हमारा 900 प्लस में 342 ब्याज का मिला, तो कितना हो जाएगा 1242। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम 315 है और उनका एचसीएफ 21 है, दोनों संख्याओं का अंतर 42 है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। आप समझिए कि अगर हमारा एचसीएफ 21 है तो हमारी संख्याएं कितनी बन जाएगी, मान लेते हैं वो दो संख्याएं ए और बी हैं, तो हमारी संख्याएं बनेंगी 21, मान लेते हैं N1 N2 लिख देता हूँ मैं, मान लेते हैं एक नंबर 1 यानी पहली संख्या हो जाएगी हमारी 21A और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 21B। ठीक है, क्या कह रहा है एलसीएम, यानी एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 21A 21B संख्या है, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 21AB और एलसीएम हमें कितना गिवन है, एलसीएम हमें गिवन है 315। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं 21AB बराबर दे रखा है हमें 315। ठीक है, तो यहाँ से AB कितनी आ जाएगी हमारी 21 से 21 यानी कि 15। ठीक है, अंतर दे रखा है हमें 42। अब आप मुझे बताइए इनका अंतर निकालें हम, डिफरेंस 21A माइनस 21B, 21 में कॉमन ले लूँ तो A माइनस B हमें गिवन है 42, तो यहाँ से A माइनस B कितना आ जाएगा भाई, ये 2 बार कटेगा, तो यानी कि आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं A माइनस B कितना है हमारा 2। अब आप मुझे दो संख्याएं ऐसी बता दीजिए जिनकी गुना तो 15 हो और अंतर 2 हो, तो आप लिख सकते हो क्या भाई, हमारा 5 या 15 और 5 में से 3 गए तो 2, तो हम कह सकते हैं A बराबर 5 और B बराबर 3। अब देखिए दोनों की गुना तो हो जाएगी 15, दोनों का अंतर हो जाएगा 2। ठीक है, तो यानी कि हमारी A और B की वैल्यू आ गई 5 और 3। अब यहाँ से हमारा पहली संख्या कितनी हो जाएगी 21 पंजे 105 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 21 तिया 63। अब कह रहे हैं इन दोनों का सम बता दीजिए, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 105 और 63 168। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है A B C एक साथ एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद A ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, B और C ने एक साथ अगले 9 दिन तक कार्य करना जारी रखा, फिर B ने भी कार्य छोड़ दिया। ठीक है, कह रहा है C ने शेष कार्य 6 दिनों में पूरा किया है। ठीक है, यदि C अकेले इस कार्य को 24 दिन में कर सकता है तो B अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या गिवन है हमें, देखिए A प्लस में B प्लस में C कितना समय ले रहा है जी 16 दिन, और कह रहा है C अकेला इस कार्य को करता है 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आप निकालिए टोटल वर्क कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 48। तो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 16 × 48 यानी कि 3, और C की कितनी आ जाएगी 24 दूनी 48 यानी कि 2। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों ने 2 दिन तक कार्य जारी रखा, उसके बाद A ने कार्य छोड़ दिया। तो भाई 2 दिन तक इन तीनों ने साथ में काम किया है, तो 3 दिन में देखिए 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा 6। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने 6 काम कर दिया, तो काम बचा कितना है 42 काम बच रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है B और C ने अगले 9 दिन तक कार्य किया है। ठीक है, और फिर B ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो हमें B और C की एफिशिएंसी नहीं पता भाई, अभी इसको आप होल्ड रखिए, आगे पढ़िए। कह रहा है C ने शेष कार्य 6 दिन में पूरा किया है। ठीक है, तो देखिए C की एफिशिएंसी कितनी है 2, और ये रिमेनिंग कार्य इसने किया है 6 दिन में। इसका मतलब इसने कितना काम किया होगा, C ने काम किया होगा
2 की एफिशिएंसी 6 दिन में 12 काम। इसका मतलब कि अगर हम इस, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस 22 में से अगर हम 12 घटा देते हैं जो सी ने किया है, इसका मतलब ये जो 30 काम बच रहा है ये बी और सी ने किया होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि भाई बी और सी ने 9 दिन तक कार्य किया था। ठीक है, तो आप बी और सी के 9 दिन की 30 काम है 9 दिन में, यानी टोटल वर्क अपॉन में टाइम हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो बी और सी की एफिशिएंसी आप यहाँ से निकाल लीजिए, 3 से 10 बार, 3 से 3 बार। तो हम कह सकते हैं कि बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है आपकी 10/3। ठीक है, अब आप देखिए भाई सी की एफिशिएंसी 2 है और बी और सी की 10/3 है, तो यहाँ से आप बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ठीक है, बी की एफिशिएंसी निकालिए, 10 माइनस में 2 तो कितना बनेगा हमारा 4/3। तो आप कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए टोटल वर्क था हमारा 48, तो 48 काम को बी 4/3 की एफिशिएंसी से 3 ऊपर चला जाएगा, कितने दिन में करेगा, 4 से काटो, 12 चौका 48, 12 तिया 36 दिन में कर देगा। ये हमारा आंसर है ऑप्शन 4। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5। ठीक है, तो देखिए कह रहा है जो भुजा है, साइड है, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 5 से 1 बढ़ रहा है, तो यानी 5 से 6 हो रहा है। अब कह रहा है एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, आप एरिया निकाल दीजिए। भाई एरिया हो जाएगा इसका 25 और 6 × 36। तो आप बताइए एरिया में कितने की वृद्धि हुई है, 11 की, कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितनी परसेंटेज से, 11 चौक 44, 25 चौका 100, 11 चौक 44% हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है और उनका HCF 3 है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। ठीक है, अब कह रहा है इनका एलसीएम बता दीजिए। भाई 21 और 15 का एलसीएम कितना दिख रहा है आपको, इनमें से 105, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्त एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं। इस मार्ग की आंतरिक और बाह्य परिधियाँ कितनी हैं, 56 सही 4/7 और 94 सही 2/7 हैं। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, निकाल देते हैं। देखिए मान लेते हैं ये वो दो सर्कल हैं, एक ये है और एक ये है। अब देखिए हमसे इस मार्ग की पूछी है, इस मार्ग की चौड़ाई पूछी है, कौन सा, ये वाला जो आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला मार्ग हमसे इसकी चौड़ाई पूछी है। ठीक है, तो आप करिए क्या, इसकी जो बाहर वाला है इसकी परिधि हमें दे रखी है कितनी, 56 सही 4/7, तो गुना करिए, 7 × 42, 4, 7 × 5 = 35 और 4 39 और 4 यानी कि 396/7। और ये दे रखी है हमें परिधि यानी कि 2πr, 2 गुना में 22/7 इंटू में रेडियस। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 11 छक्के 66, 2 दूनी 4, नाम 36। इसका मतलब इसकी तो रेडियस आ गई, इसको मैं कैपिटल R मान रहा हूँ, बाहर वाला इसका आ गई 9। ठीक है, आंतरिक और बाह्य है। अच्छा ये हमारी आंतरिक है। ठीक है, तो यानी कि ये वाली आंतरिक की है ये, जिसको मैं स्मॉल r मान लेता हूँ। ठीक है, तो यानी कि स्मॉल r बराबर आ गई हमारी 9।
अब बाह्य देखते हैं, बाह्य कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 94 सही, 2/7 गुना करिए, 7 चौक 28, 2 7 9 63 और 2 7 9 63 और 2 65, तो 658 और 2 यानी कि 660/7 आ जाएगा हमारा। तो यानी बाहर वाली आ गई हमारी कितनी, 660/7 और ये हमें गिवन है 2πr के बराबर, 2 गुना में 22/7 इंटू में इसको मैं कैपिटल R मान लेता हूँ। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी हमारी, देखिए 7 से तो 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 छिक्के 66 जीरो और 2 दूनी 4 से कटेगा ये 15 बार। तो हम कह सकते हैं हमारी कैपिटल R आ गई कितनी, कैपिटल R आ गई हमारी 15। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर बता दीजिए भाई, 15 में से 9 गए तो अंतर कितना आ गया, 6। तो हम कह सकते हैं इसकी रेडियस आ गई 6। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 1313 रुपये को इतने के अनुपात में विभाजित करना। तो देखिए तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60। आप 60 से गुना कर दीजिए तो 20 तिया 60 यानी कि 20 एकम 20 आएगा, और 12 पंजे 60, 12 तिया 36 आएगा, और 15 चौका 60, 15 तिया 45 आएगा। अब देखिए इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, 101 यानी टोटल सम, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1313। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, कितनी बार कटेगा ये, 13 बार। अब कह रहा है दूसरा भाग बता दीजिए, आप मुझे खुद बताइए दूसरा भाग कितना है। दूसरा भाग है 36, तो 36 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 36 गुना में 13। ठीक है, तो 13 छिंग 78, तो एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8, हमारा ऑप्शन 2 होगा। बाकी अब गुना करके देख सकते हैं, 13 छिंग 78 7, 13 3 39 और 7 46। ठीक है, 468 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक R1 यानी कि बड़े वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है हमें 5 और छोटे वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है हमें R2। ठीक है, और ये समकोण पर रखे गए हैं। ठीक है, तो हमें R2 का मान बताना है। तो देखिए आपको करना क्या है, थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर मैं इसके पैरेलल इस भुजा को यहाँ खींच देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी रेडियस है, ये 5 है तो ये भी 5 है, इसका मतलब ये भी 5 है, इसका मतलब ये भी 5 है, तो ये एक वर्ग बन गया जिसकी भुजा 5 है। ठीक है, अब आप करिए क्या, इसको भी इसके बेस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, तो इसका मतलब, ठीक है, तो देखिए टोटल अगर 5 है जिसमें से यहाँ तक हमारी कितनी है, R2, तो ये कितनी बची हमारी, 5 माइनस R2। ठीक है, अब देखिए, और देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, ये भी R2 है तो ये भी R2 है, तो और टोटल 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी बनी, 5 माइनस R2। ठीक है, और देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 5 है रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक आपकी R2 है, तो इसका मतलब ये टोटल कितनी बनी, ये बनी आपकी 5 प्लस में R2। ठीक है, अब आपके पास तीनों भुजा आ गई, आप पाइथागोरस लगा दीजिए। 5 प्लस R2 का होल स्क्वायर बराबर 5 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, तो ये बनेगा हमारा 5 पंजे 25 प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में 5 दूनी 10 R2 बराबर ये बनेगा हमारा 5 पंजे 25 प्लस में R2 का स्क्वायर माइनस में 10 R2। ठीक है, सेम ये बनेगा दूसरा वाला, और इसको आप करिए क्या, 2 से गुना कर दीजिए, इससे अच्छा। ठीक है, तो देखिए राइट साइड वाला मैं लिख रहा हूँ अभी, तो 50 से 25 के डबल 50 प्लस में 2 R2 स्क्वायर माइनस में 20 R2। ठीक है, और हमारा राइट साइड में बनेगा, ये है ही 25 प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में 10 R2। अब आप एक साइड में ले जाइए सारी वैल्यूज।
ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 2r2 में से ये r2 इधर जाएगा स्क्वायर वाला, तो यानी कि हमारा r2 स्क्वायर बचेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 10r स्क्वायर, ये r स्क्वायर नहीं है सॉरी, ये r2 है। 10r2 और 20r2, तो इधर जाके माइनस का बनेगा 30r2, ठीक है। और ये 25 है और ये कितना है इधर 50, तो 50 में से 25 जाएगा तो यानी कि माइनस का 25 बनेगा, प्लस का 25 सॉरी, बराबर 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप r की वैल्यू निकालिए, इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, तो r बराबर हमारा बनेगा -b, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 30 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर यानी 30 30 900 माइनस 4ac यानी कि 100 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू में 1। अब देखिए ये बनेगा हमारा 30 प्लस माइनस 800 को हम क्या लिख सकते हैं 20√2 अपॉन में 2 से काटेंगे तो बनेगा हमारा 15 प्लस माइनस 10√2। यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो हमारा बनेगा 3 प्लस माइनस 2√2। अब देखिए आपके पास टास्क क्या है अब कि आपको प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है। देखिए अगर आप प्लस वाला लेते हो, ठीक है, अगर आप प्लस वाला लेते हो तो प्लस वाले में क्या है कि आपका 3 और 2 5, ठीक है, और 1.1 के साथ गुना भी हो रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, जो कि हमारी 5 तो बड़े वाले की ही रेडियस है, उससे बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब हमें माइनस लेना पड़ेगा। इसलिए हमारी r2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5 इंटू में 3 माइनस 2√2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8 से 59 के बीच में आप जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या बनेंगी आपकी 8 से बड़ी आपकी 11 होगी एक, ठीक है। देखिए 8 से और 59 के बीच में मैं लिख रहा हूँ, तो एक तो 11 होगी, 13 17, ठीक है, 19 23, उसके बाद आपकी 29 31 37 41 43 47 और उसके बाद आपकी 53, ठीक है, ये बनेंगी। कह रहा है इनका योग बता दीजिए, तो जोड़ दीजिए इनको। देखिए जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको जोड़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो कितना बनेगा देखिए, जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 7 4 11 और 9 20, 3 23 और 9 32 और 1 33 और 7 40 और 1 41 और 3 44 और 7 51 और 3 54 का 4 हासिल 5। देखिए एक ही ऑप्शन में है, यूनिट डिजिट 4 आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, फिर भी आप जोड़ लीजिए। 54 का 4 हासिल का 5 बचा। अब देखिए 1 और 1 2 3 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11 और 3 14 और 4 18 और 4 22 और 4 26 और 5 31 31 और 5 36, यानी कि 364 बनेगा आपका, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा है m का वो धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 12x² प्लस mx प्लस में 6 बराबर 0 के मूलों का अनुपात 2:3 है। अगर मूलों का अनुपात 2:3 है तो हम कह सकते हैं कि मूल 2x और 3x है, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिए, हमारा जो होता है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए, तो यानी कि अल्फ़ा और बीटा यानी दो मूल अगर हमारे अल्फ़ा बीटा हैं तो दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए, ठीक है। तो देखिए लिखिए अल्फ़ा बीटा यानी कि दोनों ये हैं हमारे दोनों मूल अल्फ़ा और बीटा हैं ये, तो दोनों का गुना कितना हो जाएगा 6x² बराबर सी अपॉन ए यानी कि 6 अपॉन में 12, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6 से तो ये 6 कट जाएगा, तो हमारा x² बराबर 1/12 है, तो x कितना आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 12 को आप 4√3 लिखेंगे तो यानी 1/2√3, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा x का मान, ठीक है। अब आप देखिए
और क्या गिवन है हमें, देखिए हम अल्फ़ा प्लस में बीटा निकालना चाहें, दोनों मूलों का सम हमारा कितना होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा, ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस में बीटा यानी 2x प्लस में 3x हमारा हो जाएगा 5x बराबर माइनस बी अपॉन में ए यानी कि माइनस में m अपॉन में ए कितना है हमारा 12। ठीक है, तो यहाँ से m कितना आ जाएगा हमारा, m आएगा हमारा 12 पंजे 60x माइनस का। ठीक है, अब देखिए x का मान कितना है हम अभी निकाल चुके हैं, 1 अपॉन में 2√3 माइनस का। ठीक है, तो आप रखिए यहाँ m बराबर, मैं इधर लिखता हूँ m बराबर -60 इंटू में 1 अपॉन में 2√3। देखिए इसने धनात्मक मान पूछा है तो मैं यहाँ से माइनस वाली वैल्यू लेके, और यानी कि इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको आप प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 20 गुना में 3 लिख सकते हो 60 को, तो 2 से तो कटेगा ये कितनी बार 20 10 बार, और ये √3 से 3 कटेगा √3 बार, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10√3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, एक कार का मूल्य 6,25,000 है, इसके 80% मूल्य पर बीमाकृत किया गया। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसका बीमा का मतलब हमें 80% पैसा मिलेगा। ठीक है, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और बीमा कंपनी बीमाकृत राशि के 90% का भुगतान करती है। तो देखिए भाई, अगर इसने 80% का भुगतान करने का वो रखा है तो इसका 1% तो 2 जीरो हटा दीजिए, गुना करिए इससे 1 जीरो और 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20। देखिए दोबारा करता हूँ, क्या करना है हमें, मैं इसका 80% निकाल रहा हूँ। ठीक है, 625 3 जीरो का, तो 2 जीरो हटा दीजिए, तो 2 जीरो 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 छिंग 48 और 2 50, यानी कि इतना बना हमारा। ये उसके बीमा करवाने पर हमें इतना पैसा मिलता। ठीक है, बीमा करवाने पे इतना पैसा मिलता, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और बीमा कंपनी बीमाकृत राशि के 90% का भुगतान करती है, यानी इसका 90% भुगतान करती है। तो अगर आप इसका 90% निकालते हो तो देखिए 2 जीरो हटाने पे 1% बनेगा, तो यानी कि 3 जीरो आ जाएंगी हमारी, 2 1 जीरो 3 जीरो तो यही आ जाएंगी, और 1 जीरो ये, और 9 पंजे 45, यानी कि इतना पैसा भुगतान करती है वो। अब कह रहा है कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई इसका अंतर और इसका अंतर निकाल दीजिए आप, ये हमसे पूछा है। तो देखिए 625 3 जीरो और 450 3 जीरो, अंतर निकाल दीजिए, 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगी, और बनेगा हमारा 5, 12 में 5 गए तो 7, 175 3 जीरो, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है। 20% का मतलब कितना होता है हमारा 1/5, इसका मतलब वो 5 का दूध 6 रुपये में बेचता है। ठीक है, इसके अलावा वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। इसका मतलब भाई 5 लीटर तो उसका सीपी था, बट वो पैसे कितने के फालतू ले रहा है 3 के, तो इसका मतलब 5 की वस्तु को वो 8 में बेच रहा है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत बता दीजिए टोटल। तो देखिए 5 पंजे 25 और 8 छिंग 48। अब आप मुझे बताइए उसका कितने का फ़ायदा हुआ है, यानी कि 23 का। ठीक है, अब आप परसेंटेज में निकालेंगे तो 23 का फ़ायदा हुआ है कितने पर, इस सीपी पर। भाई ये सीपी और एसपी का रेशियो ही तो है। ठीक है, तो सीपी कितनी है हमारी 25, परसेंटेज के लिए गुना में 100, 25 चौका 100, 23 चौका 92% हमारा कुल प्रॉफिट आ जाएगा, उसका कुल लाभ आ जाएगा। ये हमारा आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं,
कह रहा है एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 630 है। समान धनराशि पर समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो देखिए 10% रेट से 2 साल के लिए यहाँ CI का इक्विवेलेंट रेट ऑफ परसेंटेज क्या होगा, वो होगा 21%। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 630 है ना, ये 21% की वैल्यू है और हमें 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये हमारा CP आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सॉरी यानी कि 3000 आ गया ना प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल हो गया कितना, 3000। अब कह रहा है इस 3000 पर SI बता दीजिए। 3000 प्रिंसिपल है, रेट है हमारी 10, समय है 3 साल, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तिया 900 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा दी गई तालिका में 2000 और 2002 में एक निजी फर्म के कर्मचारियों के वर्गीकरण को दर्शाती है। ठीक है, पूछा क्या है वो देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कर्मचारियों की किस श्रेणी में वर्ष 2000 से 2002 के बीच सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए सबसे पहले हम इन मैनेजर्स को चेक करते हैं। तो मैनेजर कहाँ आपके ये रहे, 19 से 19 में कोई वृद्धि दिख रही है आपको, नहीं, इसका मतलब यहाँ तो कोई वृद्धि हुई नहीं है, 0 है। प्रोग्रामर्स को अगर हम देखते हैं तो प्रोग्रामर्स आपके ये रहे, 134 से 173 हुआ है, तो कितने की वृद्धि हुई है, देखिए 13 में से 4 गए तो 7, ठीक है, और 16 में से 13 गए तो 3, यानी कि 37 की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने पर हुई है ये, 134 पर, तो 100 पर कितनी। ठीक है, तो आप काटिए इसको, 34, देखिए 34 34 दूनी 68, 34 और 5 39, 13 में से 4 गए तो 9, ये 39 आएगा। ठीक है, अब देखिए आपका बनेगा कितना, काटिए इसको, 4 से काटते हैं, 2 से काटिए, 2 से कटे गए, 2 छिक्के 12, 2 और 2 सत्ते 14, और 2 से कटेगा 50 बार, और देखिए अगर आप लगभग में काटते हैं तो 13, इसको 65 मान लीजिए, 13 पंजे 65, 13 थी 39, और 5 से कटेगा 10 बार, तो ये बनेगा आपका लगभग में 30%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 30% आ रहा है। अगर आप अकाउंटेंट को देखते हैं तो 115 से 154 हुआ है। ठीक है, तो आपका कितना बना है, 115 से 154, यानी कि आपका 35 और 4 39 की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि 39 की वृद्धि हुई है 115 पर, तो 100 पर कितना, तो 5 से काटेंगे तो 23 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार, 23 दूनी 46, वो 39 दूनी 78 अपॉन में 23। तो देखिए भाग देते हैं तो 23 थी 69, बचे कितना हमारा 9, 0, 23 चौका 92, तो लगभग 34% के आसपास हमारा आता है। ठीक है, अगर हम टेक्नीशियन को देखते हैं तो टेक्नीशियन में तो देखिए 4 की वृद्धि हुई है 116 पर, ये तो ऑलरेडी कम है, ये होगा नहीं, इसका मतलब हमारा ये आंसर हो जाएगा अकाउंटेंट वाला। ठीक है, आप एप्रोक्सीमेशन से आपको ये करना था, इजी था वैसे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला क्या है, प्रोग्रामरों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि चपरासियों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। तो चेक करना पड़ेगा आपको कि प्रोग्रामरों में कितनी वृद्धि हुई है, हम पीछे चेक कर चुके हैं। तो देखिए प्रोग्रामरों में 30% की हुई है। ठीक है, तो यहाँ प्रोग्रामरों में तो हुई है आपकी 30% की। कह रहा है चपरासियों में, पीएन का अगर हम देखें तो 96 से 149 हो गया, तो यानी 53 की वृद्धि हुई है, कितने पर, 96 पर। ठीक है, तो 100 पर कितनी। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ये 100 से थोड़ा ही कम है, इसका मतलब ये लगभग, देखिए लगभग में ये 34 पर, ये 30% से तो बहुत ज़्यादा है, जबकि ये बोल रहा है कि ये प्रोग्रामरों की ज़्यादा है।
तो यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा आएगा, यानी 50% के आसपास आएगा। देखिए काट के देख लीजिए आप, 4 से कटेगा ये 24 चौका 96, 4 से कटेगा ये 25 बार। अगर आप इसको 48 भी मानते हो, ज़्यादा की बजाय कम, तो यानी 2 बार कटेगा, तो लगभग 50% से ज़्यादा आएगा ये चपरासियों का 50% से ज़्यादा आएगा। जबकि ये कह रहा है कि क्या ये इससे अधिक है, नहीं, तो पहला ऑप्शन कट गया आपका। वर्ष 2000 में प्रोग्रामरों और टेक्नीशियनों की कुल संख्या, देखिए 2000 में प्रोग्रामर यानी कि 134 और टेक्नीशियन 116, तो कितना हो गया 250। ठीक है, कुल संख्या। और क्या कह रहा है, वर्ष 2002 में इन दोनों श्रेणियों के, 2002 में देखिए तो 173 और 120, तो कितना हो गया 3, 7 और 2 9 और 2 में मौजूद कुल कर्मचारियों की संख्या के 50% से कम थी। ठीक है, देखिए इन दोनों की कुल संख्या होगी हमारी 250। ठीक है, अब कह रहा है वर्ष 2002 में इन दोनों श्रेणियों में मौजूद कुल कर्मचारियों की संख्या के 50% से कम थी। तो इन दोनों में 2002 में देखिए अकाउंटेंट और प्रोग्रामर है ना, प्रोग्रामर और टेक्नीशियन की बात कर रहा है ये, प्रोग्रामर और टेक्नीशियन, यानी कि हमारा बनेगा 293 श्रेणियों में कुल, तो यानी कि 293। अगर हम इसका 50% निकालते हैं 293 का, तो लगभग इसका आधा होगा। अगर हम इसको 290 भी मानते हैं तो इसका आधा कितना होगा, 2 एकम 2, 2 चौका 2 पंच 145। क्या ये इससे कम है 250? नहीं, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी कट गया। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, वर्ष 2000 में प्रोग्रामर, टेक्नीशियन और एनालिस्टों की कुल संख्या। देखिए वर्ष 2000 में प्रोग्रामर यानी कि 134 लिख देता हूँ, प्रोग्रामर, टेक्नीशियन कितने हैं जी 116, और एनालिस्ट यानी कि 32, इनकी कुल संख्या। तो देखिए 6 और 4 10 2 12 और 13 और 11 24 और 3 27 और 1 28, यानी कि 282 हो गया इधर की कुल संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या के 50% से अधिक थी। कुल कर्मचारी कितने हुए जी, देखिए 200, इन तीनों के तो आपके हो गए, आप अभी निकालें 282, बचा कितना आपका, इनको जोड़ लेते हैं, 282 बचा कितना आपका 115 बच रहा है, एक बच रहा है आपका 19, ठीक है, और एक बच रहा है आपका 96, इनको ऐड कर लीजिए आप, 5 और 2 7, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 2 28 और 11 39, 39 और 1 40 और 9 49 और 2 51, 512। तो यानी कि इसका ये हो गया आपका 512। इसका 50% कितना हो गया 306। ठीक है, अब कह रहा है इसके 50% से ये कम है, तो बिल्कुल कम है नहीं, 512 यानी 250 यानी 256, ये आएगा आपका 256 आएगा। कह रहा है ये इससे अधिक है, बिल्कुल अधिक है, इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है वर्ष 2000 से 2002 तक सभी कर्मचारियों की कुल संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए इन सब को जोड़िए और आप इन सब को जोड़िए और आप प्रतिशत वृद्धि आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, वर्ष 2000 से 2002 के बीच सभी लेखाकार और टेक्नीशियनों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि का अंतर बताइए। तो देखिए लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट 115 से ये कि हम अब पिछले में निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारा 34%। और कह रहा है टेक्नीशियनों की बात करें तो 116 से ये हम पीछे निकाल चुके हैं, ये हमारा आएगा 4%। ठीक है, तो लगभग कितना अंतर है, तो लगभग में 30-31% का अंतर है, तो यानी हमारा ये आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक जगह पर 20 कबूतर, 10 गाय, 15 कुत्ते और कुछ भैंसें हैं। ठीक है, पैरों की कुल संख्या और सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है, तो भैंसों की संख्या बताइए। तो मान लेते हैं ये तो है हेड और ये है आपकी लेग। ठीक है, तो कह रहा 20 तो कबूतर हैं, तो 20 कबूतर के यानी हेड है, तो यानी हेड कितने होंगे, 20 ही होंगे। 10 गाय हैं तो हेड कितने होंगे, 10 ही होंगे। और 15 कुत्ते हैं तो हेड कितने होंगे, 15 ही होंगे। और कुछ भैंस हैं तो उनके एक्स भैंस हैं तो उनके हेड कितने होंगे, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कबूतर के दो लेग होती है, तो 20 के लेग कितने हो जाएंगी, 40। और 10 गाय हैं तो 10 चौक 40। ठीक है, और 15 कुत्ते हैं तो 15 चौका 60। ठीक है, भैंस की टांग कितनी होती हैं, 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4x। अब इनका अंतर दे रखा है हमें कितना, 125 अधिक है। तो देखिए इनको जोड़ते हैं तो 20 और 10 30 और 15 45 प्लस में x। ठीक है, ये बनेगा हमारा 45 प्लस में x, और ये कितना बनेगा 100 140 प्लस में 4x। ठीक है, इनका अंतर देखते हैं तो ये कितना बनेगा, 145 में से 45 गए तो 95, 4x में से x गए तो प्लस में 3x, और ये दे रखा है 125 के बराबर। ठीक है, तो हमारा बनेगा 3x बराबर, घटाइए 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 9 गए तो 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। यही हमारी भैंसों की संख्या मानी थी हमने, ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे 35 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो। ठीक है, इस लेक्चर की जो मैंने समझाया उसकी PDF आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, HS एग्जाम मैथ्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।